तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे होंगे, बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, फिजन और फ्यूजन। होप आपको याद होगा फिजन क्या होता था, फ्यूजन क्या होता था। एक हैवी एटम का दो स्मॉलर एटम्स में टूटना कहते थे हम लोग फिजन। और फ्यूजन दो लाइट एटम्स का को मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाना। दो लाइट न्यूक्लियस को मिलकर के एक हेवी न्यूक्लियस बनाना, उसको हम लोग कहते थे हमारा कि ये फ्यूजन का प्रोसेस है। ठीक है। तो आज इन्हीं दोनों पे हम लोग न्यूमेरिकल कंडक्ट कर रहे होंगे। और लास्ट में मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा आपको रेडियो एक्टिविटी की ब्रीफिंग देने का, कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है और किस तरह से काम करती है। और नेक्स्ट वीक में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट। जो भी चीजें दी हुई हैं सीधा उनको पुट करके हमें अपनी वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, चेक करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? द मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 0.005%। तो ये मेरा मास डिफेक्ट हम किसको रिप्रेजेंट करते थे? मास डिफेक्ट डेल्टा एम से। तो ये हो गया मेरे डेल्टा एम की वैल्यू दी हुई है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन 1 kg फ्यूजन रिएक्शन? तो मास डिफेक्ट दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि 1 kg के फ्यूजन रिएक्शन में आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो रिलीज हो रही होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे आसान के तरीके से चलते हैं, जो हमने पढ़ा था आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस में। क्या पढ़ा था हमने? एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमने पढ़ा था। ठीक है, और जब मास डिफेक्ट होता था तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था? मास डिफेक्ट के केस में एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये हमने क्यों किया था? क्योंकि हमने पढ़ा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस में कि एनर्जी क्या होती है? मास के करस्पॉन्डिंग होती है। मतलब अगर किसी चीज के पास मास है तो उसके अंदर एनर्जी होगी, और अगर किसी चीज के अंदर एनर्जी है तो उसके अंदर कुछ मास भी होगा। तो अगर हमें मास दिया हुआ है, छोटा सा भी मास दिया हुआ है, तो उससे हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? इस मास को अगर हम एक सी स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर मेरे पास छोटा सा मास डिफेक्ट है तो उस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग में कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही होगी उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इस छोटा सा मास डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर के फैक्टर से, तो ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब डेल्टा एम की हमें वैल्यू दी हुई है क्या? 0.05%। ठीक है, सी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये हम लोग जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है डेल्टा एम केजीज में नहीं दिया हुआ, डेल्टा एम अपने परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? इस डेल्टा एम के परसेंट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? केजी में, और फिर उसको 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी। तो अब देखो, यहाँ पे बात आती है हमारे 1 kg की, क्योंकि परसेंटेज कभी भी निकाला जाएगा तो किस चीज के हिसाब से निकाला जाएगा कि कितना रहा होगा। जैसे मान लो अगर मुझे कहा गया है कि मास डिफेक्ट सपोज करो कि 10% है, तो ये 10% का फैक्टर कहाँ से आया, किस मास का ये 10% मास डिफेक्ट हुआ है, वो पता कैसे चलेगा कि टोटल मास कितना था उससे? अगर मुझे कहा जाएगा कि एक 100 kg का मास है मेरे पास और इसका 10% मास डिफेक्ट है, तभी तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 kg। तो एक फिक्स्ड मास होना चाहिए कि जिससे हम पता कर सकें कि उसका मास डिफेक्ट परसेंटेज में है कितना है। तो यहाँ पे वो फिक्स्ड मास कितना दिया हुआ है? 1 kg का। मतलब कि ये जो 0.05% मास डिफेक्ट आया है ना, ये किस मास पे आया है? 1 kg के मास पे आया है। तो इस मास डिफेक्ट की केजी में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, 0.05% ऑफ 1 kg, इस तरीके से निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? 0.05 बाई 100 × 1 हो जाएगा, और यहां से आपकी केजी की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻4 kgs। ठीक है, ये आ गई 5 × 10⁻⁻4 kg। अब एक बार ये केजी में वैल्यू आ गई तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना।
जो मैंने बताया था E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा एम हमें पता चल गया 5 × 10⁻⁻⁴ kg इंटू सी स्क्वायर है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये सी स्क्वायर है हमेशा, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब फॉर्मूला तो याद रहता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बहुत आसानी से, पर कैलकुलेशन करते वक्त सी ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर लेना है। सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻16, और ये आ गई टोटल हमारी एनर्जी जूल में। ये क्या हो जाएगा 9 5 जब 45, 10⁻16 और -4 कन्वर्ट होंगे तो क्या बचेगा 10⁻12 जूल। अब डिपेंड करता है आपको आंसर किस फॉर्म में दिया गया है। अगर आंसर इस फॉर्म में जूल के फॉर्म में है ऑप्शंस में तो जूल में छोड़ देंगे सॉरी। या कभी कभी क्या होता है ऑप्शंस में MeV दिया रहता है, ठीक है। MeV के फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो इस जूल को इस MeV में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो वो भी बहुत आसान सा तरीका है, उसमें कोई बिग डील नहीं है। बस ये फैक्टर याद रखिएगा कि कैसे आंसर निकालना है, बाकी जूल या MeV में जो भी में कन्वर्ट करना होगा वो आप तो कर लेंगे। MeV स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसलिए कई बार MeV के अंदर भी दिया हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में? चलिए बहुत अच्छा क्लियर है तो। अच्छा ये कन्वर्जन तो आपको आता होगा ना, आई गेस ये कन्वर्जन आता होगा, अगर नहीं आता है तो एक बार मैं ये कन्वर्जन भी यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये आता हो, अगर नहीं आता है तो फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखो MeV हमारे पास क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है, ठीक है। इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻⁹ इंटू मेगा की वैल्यू क्या होती है 10⁻6, तो इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास होती है 1.6 × 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। अब बस इसी चीज को यहाँ नीचे डिवाइड में ले आइएगा, ये तो कन्वर्जन आगे आप लोग कर ही लीजिएगा। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई चीज दी हुई है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो जूल में आ जाएगी। अगर जूल में कोई चीज दी हुई है तो उसको यहाँ डिवीजन में ले आइएगा और उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एनर्जी रिलीज्ड बाय फिजन ऑफ 1 ग्राम U-235, यूरेनियम 235 दिया हुआ है हमारे पास, इसका 1 ग्राम का जब हम फिजन कराएंगे तो उसमें हमसे पूछा है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ठीक है। अब ये चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इसमें आता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स का फैक्टर कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 में हमारे पास कितने एटम एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उस हिसाब से हम लोग इस चीज को निकालेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 कितना हो जाएगा, तो Na/235, Na हमारे पास क्या होता है, Na होता है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ये चीज आपने केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ी होगी, मोल्स वाले चैप्टर में Na मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। आगे हम इस चीज का यूज करेंगे, तो Na हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल के अंदर, ये वही मोल वाला कन्वर्जन वापस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा,
कि हमें क्या पता है, 1 मोल यूरेनियम 235 के अंदर होते हैं Na नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमें पता है, हमें दिया गया है कि 1 ग्राम है मेरे पास। ठीक है, तो 1 मोल में ग्राम कितने होते हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 235 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम 235। ठीक है, 235 ग्राम यूरेनियम होता है 1 मोल के अंदर। तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1/235। यहाँ 235 होगा, मैंने 253 गलती से लिख दी। 235 इतना मोल्स, 1 ग्राम में इतना मोल है। ठीक है, अब 1 मोल का में Na एटम्स होते हैं, तो इतने मोल में कितने एटम होंगे। इफ 1 मोल कंटेन्स Na atoms, then 1/235 mole will contain Na into 1/235 atoms। ये हमारे पास टर्न आउट कितना होगा, Na/235। ये मोल्स में चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बेसिक केमिस्ट्री मोल्स में आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन। ठीक है, तो यहीं से आया है। Na/235 होता है 1 ग्राम यूरेनियम 235 में नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब इस नंबर ऑफ एटम्स के करस्पॉन्डिंग में एनर्जी कितनी रिलीज होने वाली है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब आता है हमारा फिजन का रिएक्शन। फिजन का रिएक्शन अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या होता था, यूरेनियम 235, अगर मैं यहाँ पे फिजन का रिएक्शन लिखूं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, यूरेनियम 235 होता था मेरे पास। इसमें मैं एक न्यूट्रॉन फेंक करके मारता था, यहां से मेरे पास निकलता था 2 पार्टिकल्स। सपोज कीजिए वो क्रिप्टॉन और बेरियम है। इसके अलावा आते थे 3 न्यूट्रॉन, और एनर्जी कितनी निकलती थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एनर्जी है जो मुझे काम देने वाली है इस क्वेश्चन में। तो एक यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से आपकी निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एक यूरेनियम 235 का एटम हम लोग ले रहे हैं तो उससे निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स अभी कितने हैं, Na/235। तो फॉर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, Na/235 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा कन्वर्जन है। देखो, एक मैंने यूरेनियम 235 का एटम लिया था, उससे एनर्जी कितनी निकली फिजन में, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक यूरेनियम 235 से आपके पास निकल रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हमें निकाला है Na/235। तो Na/235 यूरेनियम 235 एटम्स में से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, Na/235 इंटू 200। यहाँ पे फिजिक्स का काम होता है खत्म। अब आता है मैथ्स का पार्ट यहाँ से। तो बस मैथ्स का पार्ट लगाते जाइएगा। Na की वैल्यू क्या डालिएगा, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। ये फैक्टर आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार देता है पर कई बार नहीं भी देता है। तो मेरी एडवाइस में ये नंबर याद करके रखिएगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, बस यहां से इस चीज को सॉल्व कीजिएगा। ये आ गया आपका 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सॉरी, वही बात है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी कि डिपेंड करता है आंसर किस चीज में दिया हुआ है। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है तो इसी में छोड़ दीजिएगा, अगर जूल में है तो मैंने आपको बताया था किस फैक्टर से कन्वर्ट करना है, 1.6 इंटू 10⁻13। देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻13 ये फैक्टर है, इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जूल में आंसर आ गया। और कभी कभी बहुत रेयर चांसेस है कि किलोवाट में आपका आंसर, KWH में आंसर पूछा जाएगा, तो इस चीज में कन्वर्ट कर देगा। खैर ये केस तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी, कि किलोवाट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको किलोवाट हर्ट्ज में, KWH में। अभी फिलहाल के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो जिसमें भी क्वेश्चन में आंसर में जो भी दिया रहे ऑप्शंस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, कोई डाउट नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में।
चलो अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स या एटम्स चैप्टर में ना आपको जो भी दिक्कत आने वाली है वो कैलकुलेशन पार्ट में आने वाली है। फॉर्मूलाज आप देख ही रहे हैं कितने छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जो दिक्कत आएगी वो सारी की सारी दिक्कत कैलकुलेशन पार्ट में आने वाली है। और कैलकुलेशन पार्ट का मैंने बता रखा है, एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब तक आप कैलकुलेशन को घर पे बैठ करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम्स में कैलकुलेशन स्पीड अप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे बस एक ही ड्रॉबैक बच्चों को लगता है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, वो है कैलकुलेशन पार्ट में। तो प्लीज 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 अपने कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रांग रखिएगा और जितना हो सके उतने अच्छे से कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान दीजिए कैलकुलेशन पार्ट पे। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ यूरेनियम 235 रिएक्टर। यूरेनियम 235 यूज हुआ है, क्या चाहिए हमें, पावर आउटपुट चाहिए। इफ इट टेक्स 30 days to use up 2 kg of fuel and if each fission gives 185 mega electron volt of usable energy। मतलब कि क्या पूछ रहा है, एक यूरेनियम 235 का रिएक्टर है मेरे पास, ठीक है। अब वो रिएक्टर क्या करता है ना, रिएक्टर में मैंने आपको बताया था कि फ्यूल दिया जाता है, तो 2 kg ऑफ फ्यूल वो यूज करता है 30 दिन के अंदर। एक पूरे महीने में वो 2 kg का फ्यूल यूज करता है। और हर फिजन के बाद जो एनर्जी निकलती है वो 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। तो आपको बताना है कि इसका पावर आउटपुट कितना होगा। पावर आउटपुट कितना होने वाला है वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो हमने पिछले बार में किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट के इस क्वेश्चन में क्या था, 1 ग्राम था, अभी हमारे पास कितना है, 2 kg है यूरेनियम का, ठीक है। यूरेनियम 235 का 2 kg है। अब हमें पता है मोल्स वाले फॉर्मूला से कि एक मोल यूरेनियम 235 में, एक मोल यूरेनियम 235 में कितना होता है, 235 ग्राम्स होते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 kgs। तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स कितने आ जाएंगे, 2000 ग्राम। 2 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया अपॉन 235 ग्राम, इतना मोल्स आएगा। अब इतने मोल्स, एक मोल के करस्पॉन्डिंग में Na एटम्स होते हैं, तो इतने मोल से करस्पॉन्डिंग में कितने एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 235 इंटू Na। ठीक है, यहां से आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। देखिए यही किया गया है, 2 × 10⁻³ 2000, 235 डिवाइडेड बाई 235 इंटू Na। तो आ जाता है 5.12 इंटू 10⁻24 एटम्स। इसका आंसर होगा 5.12 इंटू 10⁻24 एटम्स। यानी कि एक बार फिजन का प्रोसेस होने के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी, एक एटम का फ्यूजन से कितने एनर्जी निकलती है हमारे पास, वो हमें दी हुई है 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एक यूरेनियम 235 के रिएक्शन से निकलती है 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास कितने एटम्स हैं, 5.12 इंटू 10⁻24। तो इससे कितनी एनर्जी निकलेगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस नंबर इंटू दिस नंबर, 185 इंटू 5.12 इंटू 10⁻24, ये आ गई आपकी एनर्जी। इसकी वाली कितने निकल के आएगी, ये आ जाएगी आपकी 1.51 इंटू 10⁻14 जूल। 1.51 इंटू 10⁻14 जूल। आप चाहे इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ सकते हैं या जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो मैटर। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो मैं करा रहा हूँ उसमें ध्यान देना है कि प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो हमारे पास आ गई कि 30 दिन के अंदर हमारी जो 2 kg फ्यूल बर्न हुई है ना, उस 2 kg फ्यूल बर्न होने से कितनी एनर्जी निकली है, ठीक है। अब इतनी एनर्जी निकल रही है तो पावर आउटपुट क्या होता है हमारे पास, फाइनल स्टेप में आ गए हम हमारे क्वेश्चन के। पावर क्या होता है, एनर्जी पर
सेकेंड, ये होता है हमारा पावर आउटपुट, एनर्जी पर सेकेंड, कि हर सेकेंड कितनी एनर्जी निकल रही है आपकी। ठीक है, तो दिस एनर्जी को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ सेकंड, टोटल नंबर ऑफ सेकंड किस चीज से, 30 दिन में 30 days इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, इस फैक्टर से एनर्जी को डिवाइड कर देंगे। तो फंडा समझ रहे हैं ना आप, फंडा यही है कि आपको निकालना है कि 30 दिन में हमारी कितनी एनर्जी यूज हुई पहले, वो कैसे निकाल लेंगे। एक एटम से हमें पता है कि 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, तो 2 kg फ्यूल में कितने एटम होंगे वो निकाल लेंगे, और उस 2 kg फ्यूल के एन नंबर ऑफ एटम से कितनी एनर्जी निकल रही होगी वो एनर्जी निकाल लेंगे। तो हमें पता चल गया कि 30 दिन के अंदर जब 2 kg फ्यूल मेरा बर्न हुआ था ना, तो उससे मेरे पास ये 1.51 इंटू 10 to the power 14 जूल इतनी एनर्जी निकली थी 30 दिन के, टोटल 30 दिन के अंदर। अब 30 दिन के अंदर अगर इतनी एनर्जी निकल रही है और हमें पावर निकालना है, तो पावर कैसे डिवाइड करेंगे, सेकंड से डिवाइड कर देंगे। 30 दिन में जितने सेकंड्स होते हैं उस चीज से पूरे एनर्जी को डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हर सेकंड में कितना एनर्जी निकल रहा था, और उसी एनर्जी पर सेकंड को हम लोग कहते हैं पावर। तो 30 दिन में कितने सेकंड्स होंगे हमारे पास, 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 30। देखो 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स में 1 घंटे होते हैं, सॉरी 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होते हैं, तो ये हो गया 1 मिनट। अब 60 मिनट्स को मिला करके 1 घंटा बनता है, तो एक और 60 से मल्टीप्लाई किया। अब 24 आवर्स मिला करके 1 डे होते हैं, इसको 24 से मल्टीप्लाई किया, और टोटल कितना दिन हमें निकालना है, 30 दिन का, तो इंटू 30 कर दिया, तो ये आ गया टोटल 30 डेज में हमारे पास इतनी नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं। अब इस एनर्जी वाले चीज को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, और जो भी आएगी हमारी एनर्जी की वो वैल्यू आ जाएगी। क्या है ये वैल्यू, 58.4 मेगावाट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी पर सेकंड रिलीज हो रही थी, और यही हमारा हो जाएगा एनर्जी रिलीज पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। एनर्जी रिलीज पर सेकंड ये हमारा क्या होता है आपका, पावर। तो 58.4 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट हो रही है इस यूरेनियम 235 रिएक्टर से। ठीक है, क्लियर है थर्ड क्वेश्चन बेटा। सर मेरा कैलकुलेशन पार्ट ही खराब है, तो बस उसको प्रैक्टिस करके ही इंप्रूव किया जा सकता है बेटा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट इंप्रूव होगा। घर में पेपर पेन ले करके अच्छे से लंबे लंबे कैलकुलेशन कीजिए, उसी से कुछ हो पाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। उसके बाद थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी को जानेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस N14 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो मार्क कर लेते क्या क्या निकालना है, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है किसकी, नाइट्रोजन न्यूक्लियस N14 की। N14 का निकालना है किसके टर्म्स में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दिए दिया हुआ है इस बार, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, इसका डेटा क्या दिया हुआ है, MH आपको दिया हुआ है कितना, 1.007883 ग्राम। ठीक है, MN दिया हुआ है ये, और M कैपिटल N दिया हुआ है 14.00307। ठीक है, हमें इस सबको मिला करके क्या निकालना है, मास डिफेक्ट निकालना है। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो न्यूक्लियस का मास है, ये सब कुछ दिया हुआ है, इससे हमें निकालना है मास डिफेक्ट। जब हम मास डिफेक्ट निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी हमारी कैलकुलेट कर रहे होंगे आगे। देखिए बाइंडिंग एनर्जी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, मास डिफेक्ट इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए पहले मास डिफेक्ट निकालना होगा, तो हमारा मास डिफेक्ट निकालते हैं। चलिए, अच्छा ये यहाँ पे H नहीं, ये P होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है प्रिंटिंग में। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, और मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो डेल्टा एम कैसे निकालेंगे। तो मास डिफेक्ट आपको पता था, मास डिफेक्ट क्या होता है, जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो मास है ना, इसका मास ज्यादा होता है और न्यूक्लियस का मास कम होता है। ठीक है, तो माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे, तो यहां से हमारे पास मास डिफेक्ट निकल करके आती है। ठीक है, अब
मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूक्लियन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूला से, एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है। न्यूक्लियस कौन सा है? N14। N14 में प्रोटॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। एटॉमिक नंबर जब 7 है तो प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया? 7। और 14 माइनस 7 जब करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्लियर कर लिया है कि प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7 है। मास ऑफ प्रोटॉन पता है हमें, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है हमें, और मास ऑफ न्यूक्लियस पता है हमें। डेल्टा एम हमें निकालना है, तो डेल्टा एम हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को उसके मासे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एक प्रोटॉन का मास mp है तो 7 प्रोटॉन के मास कितने हो जाएंगे? 7 mp। सिमिलरली इसका मास कितना हो जाएगा 7 न्यूट्रॉन का? 7 mn। माइनस, इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस जो दिया हुआ हो। ठीक है, इसको कैलकुलेशन पार्ट है ये। यहाँ से ये आता है 0.11243। मास डिफेक्ट आपके पास आ जाता है 0.11243। इन सब की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है अभी। तो ये हो गया, मास डिफेक्ट आ गया हमारे पास। अब बाइंडिंग एनर्जी हमें पता है क्या होती है, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लास में नोट्स में आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चीज को हम पुट कर देंगे 0.11243 इंटू 931। तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, जो कि है 104.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 104.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए? न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, सॉरी, नाइट्रोजन 14 एटम्स के लिए, N14 के लिए ये हमारे पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि बाइंडिंग एनर्जी की हमें वैल्यू पता नहीं है गिवन डेटा से। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई 104.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये क्वेश्चन? और कैलकुलेशन हो तो जाता है बट टाइम लग जाता है बिल्कुल। ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। और इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम की एक क्वेश्चन में 3-4, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 मिनट तो आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं 3-4 मिनट में। अगर आप एक क्वेश्चन लगाएंगे बेटा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस अभी शुरू कर दीजिए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो चैप्टर है, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स जो चैप्टर है, इनफैक्ट सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स ही नहीं, एटम्स भी जो चैप्टर है, एक्सरेज जो है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना मॉडर्न फिजिक्स का, ये सारा का सारा पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन में ही फंसता है थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती है इसकी। अगर आपने कैलकुलेशन पार्ट को ओवरकम कर लिया तो आप इसको बहुत अच्छे से एस कर जाएंगे। इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है, वो सब बहुत इजी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होती है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन पार्ट में फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर था आपको? हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, आपने देखा होगा 4 क्वेश्चन में एक एक लाइन के फॉर्मूला लग रहे हैं, सब में ऑलमोस्ट कॉमन सेम फॉर्मूला लग रहा है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में इनपुट्स दिया रहता है, उसको फॉर्मूला पे रख करके आउटपुट जनरेट करना है बस। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं फोर्थ क्वेश्चन में?